बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी है। 6 स्टोरीज़। इमरान ख़ान को पिंजरे में बंद करके अदालत लाया गया, ये क्या चक्कर है और उन पे फ़र्द जुर्म कब आयद होनी है, इस पे बात करेंगे। जज के बेटे को प्रोटोकॉल महंगा पड़ गया, बल्कि जज को ही महंगा पड़ गया, इस पे ही बात करेंगे। और मीटिंग में परवेज़ खटक साहब को सुबकी हुई है, इस पे बात करेंगे। आलमी बैंक ने एक तजवीज़ दी है पाकिस्तान को, इस पे भी, और IMF ने भी एक तजवीज़ दी है, इस पर भी बात करेंगे। और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक बड़ा फ़ैसला, एक और बड़ा फ़ैसला महफूज हो चुका है। एक वो कब आना है और कौन सा फ़ैसला है, इस पे बात करनी है। सबसे पहले आप जनाब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स, व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आपका बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह कि आपका इतना अच्छा रिस्पांस है। और साथ ही जो हमारा 6 महीने का राशन है, राशन प्रोग्राम, जो कि हमने 100 घरों को जिनको मार किया हुआ है, या तो उनका कफ़ील फौत हो चुका है या वो चारपाई पे है, खातून खाना बीमार है, 8-8, 10-10 बच्चे हैं, एक एक सबूत मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसमें भी आपने हिस्सा लेना है। ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। इमरान ख़ान को पिंजरे में अदालत लाया गया। अच्छा, ये किसने कहा है भाई? ये उनके अपने वकील ने कहा है। ये मैं आपको पहले ज़रा सुनवा दूं, फिर उसके बाद ये उनके अपने वकील हैं शेर अफजल साहब, जो कि उनको ही, खान साहब को ही इस तरीके से जलील करवाएंगे और करवा रहे हैं। इन्होंने ही वो जनाब कर दी थी पिटीशन अटक से अडियाला, अब दोबारा उसको चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब इसका अडियाला का जो फ़ैसला है ना, ट्रांसफ़र करने वाला, ये कैंसिल किया जाए दोबारा, यानी कि खान साहब को अटक ही भिजवाया जाए। ये वही शेर अफजल साहब हैं। ये क्या कह रहे हैं कि जब हम गए कल अदालत, ये वैसे आज भी गए, बाकी सारे आज भी वहाँ पे पेशी थी, और आज पेशी किसी और मामले में थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये कल इन्होंने ये कहा, ये क्या कह रहे हैं ये आप ख़ुद ज़रा सुन लें, फिर उसके बाद ज़रा तज़ाद भी सुनिएगा। ये लें। मुल्ज़िमान को जब लाया गया तो उनको एक छोटे से पिंजरे में, जो बिल्कुल एक अदालती कमरा जो कि 10-12 बाई 12 साइज का था, उस कमरे के साथ एक छोटा सा पिंजरा था जिसमें दोनों हजरात को जो है लाया गया, जिस पर हमने शदीद एहतजाज किया। ये एक इंतहाई गैर इंसानी रवैया है और मुहज़्ज़ब मुआशरों में इस तरह इवन दहशतगर्दों को भी ट्रीट नहीं किया जाता है, जिस पर अदालत ने जेल हुकाम को हुक्म दिया कि दोनों को जो है अदालत के अंदर लाया जाए। इसके बाद दोनों इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत के अंदर हमारे, उसके बाद जब जज साहब ने कहा तो वो कह रहे हैं कि अदालत के अंदर लाया गया। पहले उनको पिंजरे में लाया गया था, इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को, और ये उनके अपने वकील कह रहे हैं भाई, शेर अफजल साहब, मैं नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं कि पहले उनको पिंजरे में लाया गया था और इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को पिंजरे में बंद करके लाया गया। फिर जब हमने एहतजाज किया, फिर अदालत ने कहा कि इनको निकाल के इधर अदालत के सामने कोर्ट रूम में लाया जाए, तो फिर उसके बाद उनको उस कोर्ट रूम में लाया गया। अब असल में मसला ये है कि कौन ठीक कह रहा है हमें नहीं पता। अब ये साहब हैं, दूसरे साहब हैं सलमान सफदर साहब, ये भी इमरान खान साहब के वकील हैं। ये कह रहे हैं कि जी पहले तो वो हशाश बुशाद होते थे खान साहब, तो अब खान साहब का प्रेशर भी, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा था, गुस्सा भी चढ़ा हुआ था। ये इसको सुनने के बाद इमरान खान साहब हशाश बशाश, बल्कि आज उनका ब्लड प्रेशर ज़रा मुझे हाई लगा, और वो हाई इस वजह से लगा कि आज वो जिस तरह उनको अंदर ट्रीट किया जा रहा है उस पर वो ऑफ कोर्स पर्टर्ब थे, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के आगे ये प्रोटेस्ट रखा जाता है। ओवरऑल इंचार्ज वो जज होता है जो कन्फाइनमेंट को और ट्रायल को और डिटेंशन को रेगुलेट कर रहा होता है। सो ये तमाम बातें आज जज साहब के आगे रख दी गई हैं। उम्मीद करते हैं कि जज साहब इसमें आज ये सलमान सफदर साहब हैं। वो कहते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी हाई था, उनको गुस्सा भी चढ़ा हुआ था खान साहब को, वो डिस्टर्ब भी थे। तो ये, लेकिन उनकी बहन क्या कह रही हैं, अलीमा खान साहबा, ये आप देख लें, यूथिया का हर एक यूथिया और यूथनी अपने अपने हिसाब से एक मोती है, मोती, हीरा मोती। ये आप देख लें, ये क्या फरमा रही हैं। अगर मैं एक चीज़ कह सकूँ, जो
یہاں مجھے بھی نہیں لگا اچھا کہنا. مجھے تو ان کی شکل نورانی ماشاءاللہ لگ رہی. 4 دفعہ قرآن شریف ختم کر چکے ہیں. کہہ رہے ہیں میں اتنی نالج گین کر رہا ہوں. میں کتابیں بہت پڑھ رہے ہیں اور وہ اور کتابیں ڈسکس آ رہے تو وہ اور. لیکن میم یہ تضاد کیوں ہے وکلا میں پی ٹی آئی کے وکلا کے اندر؟ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت بڑی خراب ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تضاد کیوں ہے آپ لوگوں کے درمیان؟ کوئی تضاد نہیں ہے. ایک سیکنڈ, پتہ کیا فرق ہے؟ ہم وزن کو, وہ وزن کو ہیلدی سمجھتے ہیں, ہم وزن کو موٹاپا سمجھتے ہیں. انہیلدی سمجھتے ہیں. سلیمہ خانم صاحبہ عطا تارڑ نے بیان دیا ہے کہ خان صاحب معافیا مانگ رہے ہیں. اچھا, آج کے سلمان صفدر صاحب اب اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں, ان کی بہن کہہ رہی ہیں ان کا چہرہ نورانی لگا ہے مجھے. خان صاحب کا چہرہ نورانی ہو گیا ہے. انہوں نے کہتے ہیں 4 دفعہ قرآن پاک بھی پڑھ لیا. انہوں نے جناب فلاں اتنی کتاب, وہ بابر امان نے اس وقت بھی تو خان صاحب کو جیل گئے, اٹک جیل گئے, کچھ 7 کے 8 دن ہوئے ہوں گے کہ بابر امان صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے 2 مرتبہ قرآن بھی ختم کر لیا. کو 8-7 بڑی ضخیم کتابوں کا نام لیا انہوں نے کہا جی یہ بھی پڑھ لی ہیں انہوں نے. اب یہ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ واش روم بھی نہ, ان 8-7 آپ ان کتابیں, بابر امان کا بیان میں نے سنایا بھی تھا اور وہ پھر سوشل میڈیا پہ موجود ہے, آپ ذرا دیکھ لیں. اور ان ضخیم کتابوں کے جتنے وہ ضخیم کتابیں ہیں ان کے ذرا صفحات گن لیں. میرا خیال ہے اگر 24 گھنٹے کوئی بندہ اتنے 7-8 دن میں واش روم بھی نہ جائے اور ساتھ ہی جو ہے نا کھانا بھی نہ کھائے اور مسلسل لگا رہے, سوئے بھی نہیں, تب بھی وہ اتنی کتابیں نہیں پڑھ سکتا. لیکن یہ ہو سکتا ہے, یہ یہاں پہ ہر کچھ جہاں پوری دنیا میں ممکن نہیں ہو سکتا, یوتھیائی لاجک میں وہ ممکن ہو سکتا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب. خان صاحب پہ فرد جرم عائد ہونی ہے 17 کو. اب وہ بڑا ایک, اور ساتھ ہی شاہ محمود قریشی صاحب پر بھی 17 کو انڈائٹمنٹ فرد جرم, اس کے بعد پراپر مقدمہ چل جائے گا اور ظاہر ہے وہ عائد بھی ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے جیل میں ہی ٹرائل کرنا ہے اور جیل میں ہی انہوں نے آنا ہے. تو پھر انکار کرتے رہیں یا کچھ بھی ہے, فرد جرم تو عائد ہوگی. فرد جرم 17 کو عائد ہو جاتی ہے. اس کے بعد یا اکتوبر کے اینڈ میں یا نومبر کے سٹارٹ یا اینڈ میں جس طرح سے ہوگا, تو اب وہ بہت مشکل ہے کہ ان کا بچنا. ہر کوئی کہہ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعظم خان صاحب FIA کے گواہ, شاید پہلی مرتبہ اعظم خان اور عمران خان کا سامنا 17 کو ہوگا. تمام سرکاری گواہان وہ بھی طلب کر لیے گئے ہیں. اگر وہ بھی اسی طرح سے 17 کو جاتے ہیں تو جو کہ ابھی تک تو یہی ہے کہ وہ 17 کو جائیں گے, تو پھر اعظم خان صاحب عمران خان صاحب کٹہرے میں اعظم خان کا بھی سامنا کریں گے اور کہیں گے کہ شاید ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو کہیں کہ یوٹیوب بروٹس کہ آپ سے تو ایسی توقع نہیں تھی, دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو ہو سکتا ہے خان صاحب اس وقت اعظم خان کو یہ شعر بھی سنا دیں, لیکن اعظم خان کا سامنا ہونے والا ہے. اب ہوتا کیا ہے یہ اس کے بعد ایک جج کے بیٹے کو پروٹوکول مہنگا پڑ گیا. یہ جو جسٹس علی باقر نجفی صاحب, یہ جناب انہوں نے کہا کہ انہوں نے لیٹر لکھا ایڈیشنل رجسٹرار یا وہ ڈپٹی رجسٹرار جو بھی تھے راولپنڈی اس کے بینچ کے, تو انہوں نے کہا کہ جی فارن آفس کو لکھا کہ جج کے بیٹے نے امریکہ جانا ہے, سارا پروٹوکول یہاں سے لے کر وہ جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ اس سے آگے تک بھی ان کو آپ, اور وہ جو سفارت خانہ ہے وغیرہ وغیرہ. پھر وزارت خارجہ نے انکار کر دیا. جیسے انکار کیا تو پھر بات لیک ہو گئی. اب وہ جوڈیشل کمیشن نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے کون کون جو ہے نا اس طریقے کا پروٹوکول لیتا رہا ہے, اس کی پوری تفصیل بھیجیں. بہرحال اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے, اب ذرا تھوڑا سا پتہ چلے گا کہ کون کون سے کیسے کیسے جو ہے. آپ آ جائیں بھائی, یہ بات ہے پرویز خٹک صاحب کو ایک سبکی ہوئی ہے, سبکی بڑی زبردست ہوئی ہے. وہ ان کی پارٹی میں کوئی شمولیتی پروگرام تھا کہ پارٹی میں کوئی شمولیت کروانے. ایک بندہ مولانا صاحبان کو جمع کیا ہوا تھا, پرویز خٹک صاحب بھی موجود ہیں. ایک بندہ کھڑا ہو گیا, ان کا تعلق تھا جماعت اسلامی سے. انہوں نے کہا جی مجھے تو یہ کہہ کے بلایا گیا تھا, میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے, میں تو پتہ نہیں فلاں کا وہ ناظم کے میئر بھی ہوں ادھر, تو میں کیوں شمولیت کروں. اس وقت بڑی سبکی ہوئی. یہ سبکی ذرا آپ خود ہی دیکھ لیں, یہ چیک کر لیں. چیئرمین پرویز خٹک صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک توجہ دی علماء کو
कि उलमा हमारे साथ आएँ वो कायम करें। उसके बाद तफसीली बात चेयरमैन साहब अल्लामा शुएब साहब ने फरमाई, तो मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि इंशाअल्लाह कोहाट डिवीज़न के तमाम उलमा हम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री की तायद करते हैं और इंशाअल्लाह हर किस्म के उसके साथ तैयार हैं जी। मैं जनाब मेरा नाम इस्लामी का रुकन और इसी इलाके का मैं आमिर हूँ। मस्जिद आप मेरे वालिद साहब को बेहतरीन जानते हैं। मुझे जिस मौजू पर मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे बुलाया कि ये मदारस के रजिस्ट्रेशन हवाले से, मैं उस मौजू पर आया था। तो मैं माजरत को, क्योंकि मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से और माजरत के साथ में जमात इस्लामी से ताल्लुक है। इस इलाके का मैं अमीर हूँ, मुस्लिम जमात मेरा वालिद साहब का। ठीक है जी, माजरत सही। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर सर्जन नवीद। अब उसके बाद वो चले गए। उन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूँ, मुझे बुलाया गया था कि कोई मदारस की रजिस्ट्रेशन, इस तरह का कोई चक्कर है। यहाँ तो और ही कोई चक्कर छेड़ पड़ा। तो अब ये वो जो है ना, उस वक़्त बड़ी सुबकी हुई और बड़ा खैर। आलमी बैंक ने भी एक मशवरा दिया है कि आप, आलमी बैंक ने कहा है कि जो तनख्वाहदार तबका है, जो गैर तनख्वाहदार तबका है, उनका टैक्स बराबर करो। अच्छा मशवरा है। और साथ ये कहा है कि जी जो ज़राई टैक्स है ना वो आप लगाएं, ज़रात पर भी टैक्स लगाएं, प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लगाएं। ये बड़ी अच्छी बात है। ये ज़रात में लोगों का 50-50 लाख, 1-1 करोड़ का गना हो जाता है, बाकी फसलें हो जाती हैं, ज़रात में टैक्स है ही कोई नहीं, वो टैक्स कोई लगाता है। उन्होंने कहा कि ये आप अगर दोनों चीज़ों पर टैक्स लगाएं तो प्रॉपर्टी से आप 2%, ज़रात से आप 1%, 3%, यानी 30 खरब रुपए जो है ना टोटल जीडीपी का 30 खरब रुपए बनेंगे आपके पास, सालाना टैक्स इकट्ठा होगा और आप ये टैक्स लगाएं। और ये बड़ा अच्छा मशवरा है, आलमी बैंक का है। और साथ ही IMF ने भी एक मशवरा दिया है। उन्होंने कहा ये यूटिलिटी स्टोर्स टाइप के जो जितने भी इदारे हैं ना हुकूमत के, इनको या लीज़ पे दें या इनको बेचें, ख़त्म करें, या ख़त्म करें या लीज़ पे दें। अब ये निगरान हुकूमत ख़त्म कर सकती है। यानी उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये जो रकम है ये आप BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लगाएं। बड़ी अच्छा मशवरा है भाई। और उसका दायरा कार और उसका कैनवस बढ़ा दें, उसका आप दायरा कार वसी कर दें और उसकी अमाउंट भी बढ़ा दें। और उन्होंने तो खैर पहले भी IMF ने कहा कि आप गरीबों पर टैक्स कम लगाएं और अमीरों पर टैक्स ज़्यादा लगाएं। उस टैक्स की जो आमदनी है वो आप गरीबों पर लगाएं। और यहाँ हमारा उल्टी गंगा बह रही है कि जनाब हमने जजेस को 2-2 हज़ार यूनिट्स, 2-2 हज़ार लीटर पेट्रोल, पता नहीं अनलिमिटेड, उनके जनरेटर के लिए भी, उनकी गाड़ियों के लिए भी, उनके यूटिलिटी बिल्स भी फ्री, इस ब्यूरोक्रेट्स की भी फ्री, जर्नल्स के भी फ्री और वापडा वालों के सबके फ्री। तो हमने उलट ही को चलाया हुआ है। वो ये कहते हैं, हम उलट करते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला, बड़ा फ़ैसला महफूज हो गया है और वो फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन ने आज महफूज किया है। इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच ने, गालिबन फुल बेंच था, तो उसने वो फ़ैसला महफूज किया है। एक शहरी ने दरख्वास्त दी थी कि जी देखें इमरान खान साहब तोशा खाना में नाअहल हो चुके हैं, उनकी सज़ा सस्पेंड हुई है, ख़त्म नहीं हुई, तो लिहाजा उनको चेयरमैनशिप से भी हटाया जाए, बल्ले का निशान भी वापस किया जाए। ठीक हो गया ना। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आज दलाइल हुए फाइनल। और उन्होंने पूछा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है तो क्या करें। तो उन्होंने कहा तो आप उनको फिर बहाल कर दें, फिर उसके बाद वो बहाल हो जाएंगे। लेकिन अभी का जो मौजूदा स्टेटस है, इस मौजूदा स्टेटस में ये जो सूरत हाल है, नवाज शरीफ केस का फैसला, वो मैंने आपसे कहा ना कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो फिर आप उसी में गिरेंगे। एक दफ़ा जब प्रेसिडेंट गलत कायम हो जाए, जब मिसाल गलत कायम हो जाए, तो फिर वही मिसाल आपको डांग मारती रहती है, वही चीज़ें आपको डांग मारती रहती हैं। कल को आपने नवाज शरीफ को इस तरीके से गलत अंदाज में आपने सारी चीज़ें उसके साथ ये की और फिर वही गले पड़ रहा है। आज इमरान खान के उन्होंने मिसाल दी है
مثال دی ہے کہ نواز شریف کیس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت ان کو بھی نااہل کیا گیا تھا، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ان کو جس طریقے ان کو بھی نااہل، صرف فرق یہ ہے کہ ان کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا یا بعد میں ان کو دوسرے کیسز میں سزا ہوئی، تو یہ ان کو نیچے سے سزا ہو گئی ہے، عمران خان کو سزا وہ سسپینڈ ہوئی ہے، اور سسپینشن میں سزا سسپینڈ رہتی ہے، سزا ٹرمینیٹ نہیں ہوتی، سزا ختم نہیں ہوتی، وہ باعزت بری نہیں ہوتا، وہ بیل پر رہا ہوتا ہے، بیل کا مقصد کیس کا ختم ہونا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے دلائل دیے اور وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور اگر عمران خان صاحب کی چیئرمین شپ ہٹ گئی تو نیا چیئرمین پی ٹی آئی کا کون ہوگا، یہ بھی بڑا $1 ملین سوال ہے، اور اگر بلے کا نشان بھی چھن گیا تو پھر وہ بات تو وہی ہے کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان اب اگلے الیکشن میں ہوگا ہی نہیں، تو ہوگا کیا؟ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔